जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उसका पार्ट 2 आज हम लोग पूरी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इस पार्ट में जो हम लोग का 4th चैप्टर है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा दोस्तों। और हम लोग कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है विदेशी व्यापार और बाजारों का वर्गीकरण। कहने का अर्थ क्या होता है कि जो विदेशी व्यापार है, मतलब विदेश में हम लोग किस तरह व्यापार करते हैं, और जो भारत में क्या है बाजार का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है दोस्तों, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण क्या है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले जो कारक है दोस्तों, उसको पढ़ेंगे। और वह कारक कौन कौन से कारक है, वह परिवहन प्रौद्योगिकी किया कहते हैं, किसे कहते हैं, और कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों। और बात करेंगे विदेशी व्यापार और विदेशी क्या कहते हैं निवेश का उदारीकरण, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। और जो हमारा लास्ट इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा भारत में वैश्वीकरण के आखिर प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। हम लोग अपना देश में रहते हैं, प्यारे देश भारत पर रहते हैं, तो हम लोग भारत में देखेंगे कि हम लोग के लिए कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ने के बाद जो हम लोग का इस चैप्टर है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसके चैप्टर नंबर 5, जो क्या है उपभोक्ता अधिकार। क्या है उपभोक्ता अधिकार को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी कल से हम लोग शुरू कर देंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक को पढ़ने का। देखिए दोस्तों, ये है बाजारों का वर्गीकरण। ये जो हम लिखे हैं दोस्तों बाजारों का वर्गीकरण, ये हम आपको पूरे डिटेल से पढ़ा चुके हैं दोस्तों कि आखिर हम लोग बाजार किसे कहते हैं और बाजार का वर्गीकरण आखिर किस किस प्रकार से होता है, वो हम आपको पूरे डिटेल से पढ़ा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखो तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर आप इसे अच्छे से देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको नहीं पढ़ाते हुए इसके आगे हम लोग पढ़ाते हैं विदेशी व्यापार और भारतीय बाजारों में वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, विदेशी व्यापार का अर्थ क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ में रहते हैं, भारत में रहते हैं, और साथ ही साथ भारत का पड़ोसी देश क्या है पाकिस्तान है, और तो हम लोग क्या करते हैं भारत का जितना सारा सामान का प्रोडक्शन होता है, जो भारत में जो चीज़ का आयात होता है, मतलब जो चीज़ उत्पादन किया जाता है उसको किया जाता है, उसको बेचा जाता है विदेश के देशों पर, विदेश देश में मतलब अन्य देशों पर बेचा जाता है, जो उन लोग भी यूज कर सके। उसी प्रकार क्या होता है कि विदेश से भी जो सामान भारत के लिए जरूरी है वो सामान आता है। जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग, जो चाइनीज का खिलौना आप लोग देखे होंगे, चाइनीज का खिलौना इतना प्यूरिफाइड होता है ना, इतना स्मूथ होता है, वो लोग छोटी से छोटी चीज को भी देख करके वो लोग बनाता है। चाइनीज का अगर आप कार लीजिएगा ना, खिलौने वाला कार, और अगर हम लोग इंडिया का खिलौने वाला कार अगर कंपेयर कीजिएगा ना, तो चाइनीज का खिलौने वाले कार में आपको आप एकदम पूरा स्मूथ, बहुत ही स्मूथ, उसमें ना आवाज़ ज़्यादा होगा ना कुछ भी होगा। उन लोग का जो वर्कर होते हैं ना दोस्तों, इस प्रकार उन लोग सामान को डिज़ाइन ही करते हैं कि मत बोलिए, उन लोग इतना बेहतरीन से बेहतरीन सामान को डिज़ाइन करते हैं। और वहीं अगर बात करें भारतीय खिलौना, तो भारत के खिलौना में तो ज़्यादातर साउंडे रहता है, इतना ना चिल्लाएगा, इतना ना आवाज़ करेगा गाड़ी कि आपको उसको चलाना बहुत, बच्चा को खिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत का खिलौना पे यही अंतर होता है। विदेश का अगर मान के चलिए, अगर कंचा होता है ना, कंचा जो विदेश में क्या होता है, जो ग्लास का होता है, मतलब जो कांच का होता है दोस्तों, कांच के सामान से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाता है, इतना बेहतरीन सामान बनाएगा ना कि वो देखने लायक होता है दोस्तों, ठीक है। तो चाइना क्या करता है, ऐसे ऐसे जो सामान का निर्माण करता है और वो भारत में आकर के बिकता है, और सीधा पाकिस्तान में आकर बिकता है, और ये सारे जितने यूरोप है वो सारे बिकता है दोस्तों। पाकिस्तान पाकिस्तान कुछ नहीं बनाता है, वो बना नहीं सकता भी नहीं है, ठीक है। तो भारत की बात ये है, जो जैसे कि हम भारत में जितना सारा जैसे मसाला हो गया, कपास हो गया, कपड़ा हो गया, इसका जो प्रोडक्शन होता है, और ये कहाँ जाता है, विदेश में जाता है, साथ ही साथ चाइना में जाता है। लेकिन चाइना से क्या क्या आता है, चाइना से बहुत ही भयानक भयानक खिलौने, इतना स्मूथ खिलौना कि बच्चा को देख के ही अट्रैक्टिव हो जाता है दोस्तों। ये खिलौना इतना बेहतरीन उन लोग बनाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या करता है, एक दूसरों से सामान का रिलेट करके, मतलब सामान को दे करके फिर वो सामान ले करके अपना व्यापार पर स्थायित्व बनाए रखता है दोस्तों। वही कह रहा है कि विदेशी व्यापार का अर्थ क्या होता है कि हम मेरा जो सामान उगाएंगे वो तुमको देंगे, तो तुम जो सामान उगाएगा हमें जो जरूरत रहेगा वो हम तुमसे खरीदेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, जितने सारे मिसाइल हो गया, ये सारे जो हम लोग का जो डिफेंस लाइन में जो मिसाइल वगैरह जो यूज़ होते हैं दोस्तों, वो जैसे अमेरिका से हम लोग खरीदते हैं, रूस से हम लोग खरीदते हैं। जो चीज़ हम लोग के लिए ज़रूरी है वो चीज़ हम लोग हर एक देश से थोड़ा थोड़ा, जैसे इजराइल से हम लोग क्या करते हैं मिसाइल खरीदते हैं।
तो जो ऐसे ऐसे जो चीज़ हम लोग के लिए ज़रूरी है वो चीज़ हम लोग खरीदते हैं, और जो हम लोग से ज़्यादा हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं वो दूसरे देश को अगर चाहिए तो हम उसका निर्यात भी करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसराइल को हम लोग क्या दिए थे, बहुत सारे अनाज दिए थे दोस्तों। वही उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, लेन देन करके विदेशी व्यापार को नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। तो वही कर रहा है विदेशी व्यापार का अर्थ क्या होता है कि जो चीज़ हम लोग उत्पादन करेंगे वो आपको देंगे, जो जरूरत होगा आपको वो देंगे हम, और आप जो चीज़ उत्पादन करेगा जो हमें जरूरत होगा वो आप हमें दीजिएगा। तो इस प्रकार से रिलेट करके क्या करता है, विदेशी व्यापार का नियंत्रण बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद बात करें हम लोग वैश्वीकरण, आखिर हम लोग किसे कहते हैं। वैश्वीकरण बात करें तो वैश्वीकरण वो होता है दोस्तों, विभिन्न देशों के बीच क्या होता है, परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं दोस्तों। लिख लेते हैं हम लोग प्यार से, हम लोग लिखते हैं वैश्वीकरण। क्या लिखते हैं, वैश्वीकरण आखिर किसे कहते हैं, वैश्वीकरण। तो इसका डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। क्या कह रहा है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं दोस्तों। ये डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में डायरेक्ट 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, या फिर वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप डायरेक्ट ये वर्ड लिख के आइएगा, ये जो सेंटेंस लिख के आएगा आपको 2 से 2 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध। देखिए विभिन्न देशों के बीच मतलब 2 देश या फिर 2 से अधिक देशों के बीच संबंध किस तरह से बनाते हैं हम लोग। एक तो हम लोग उस देशों को हेल्प करके, या फिर हम लोग व्यापार के माध्यम से संबंध बनाते हैं। व्यापार के माध्यम से जो चीज़ हम लोग प्रोडक्शन करेंगे हम उस देश को देंगे, और वो देश हम लोग, जैसे हम लोग बात करें भारत और रूस, भारत और रूस की सबसे अच्छी मित्रता है। भारत और रूस की अच्छी मित्रता क्यों है, क्योंकि भारत जब 1971 का वार हुआ था दोस्तों, 1971 का वार हुआ था, तब क्या हुआ था, पूरा रूस भारत के लिए, अकेला रूस एकमात्र ऐसा था जो भारत के लिए खड़ा हुआ था। तो उसीलिए उस समय से हम लोग भारत और रूस के बीच अच्छी मित्रता थी। और इस समय भी होता है जब भारत को कोई भी अगर सामान खरीदना रहता है तो वो सीधे रूस के पास जाता है, ताकि क्या रूस का जो इको पैसा बढ़े और भारत की जरूरत भी पूरा हो। तो इसी प्रकार से क्या होता है, भारत और रूस के बीच संबंध बना हुआ रहता है। तो वही जो 2 देशों के बीच जो संबंध बनता है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग भारत और रूस, तो वो संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्न देशों के परस्पर संबंध को अर्थ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा परस्पर संबंध से आप क्या समझते हैं, तो परस्पर संबंध मतलब 2 देशों के बीच कोई भी सामान या व्यापार का लेन देन की प्रक्रिया से जो संबंध बनता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परस्पर संबंध कहते हैं। तो परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण, जब 2 देश मिल करके जो चीज मेरा घटेगा आप मुझे दीजिएगा, और चीज आपका घटेगा वो तुम आपको देंगे। तो इसी प्रकार क्या दोनों का जो जरूरत है वो पूरा हो जाएगा, और ये पूरा होने के कारण क्या हम लोग का डेवलप होगा, मतलब हम लोग बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेंगे। कहते हैं ना दोस्तों कि एकता में ही शक्ति होती है, सेम उसी वर्ड, मतलब जब आप दोनों मिलकर रहेंगे तब आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई दूसरा पार्टी आप नहीं कर सकता। जैसे प्यार मोहब्बत में नहीं होता है, जब आप दोनों एकदम मजबूत रहते हो तो कोई थर्ड पार्टी एंट्री आप करने नहीं देते हो। अगर आप दोनों ही टेंसी हो, आपका हर महीना हर 2 सप्ताह में लड़ाई होता है, तो अगर कोई थर्ड पार्टी एंट्री कर दिया तो आपका पूरा खलास, पूरा लव का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा दोस्तों। तो वही होता है सेम, कि अगर आप दोनों देशों के बीच अगर परस्पर संबंध बनाए हुए रखते हो तो आपको तीव्र जो प्रक्रिया मतलब गति होने में कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो एकीकरण का वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग बात करें अब वैश्वीकरण के संभव बनाने वाले जो कारक होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है, वैश्वीकरण को जो क्या बनाने वाले जो वैश्वीकरण को संभव मतलब वैश्वीकरण किस किस तरह से हो सकता है, संभव हो सकता है, तो वो बात करें। पहला होता है परिवहन प्रौद्योगिकी, परिवहन टेक्नोलॉजी यानी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका निभाता है दोस्तों वैश्वीकरण में। कैसे, देखिए वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, निवेश करती है कोई 1 से 2 देशों में।
जब उन लोग निवेश करती है, जब उन लोग का माल बन के रेडी हो जाता है, मतलब सामान बन के रेडी हो जाता है, और उस सामान को क्या करना रहता है, एक देश से दूसरे देश या फिर जैसे मान के चलिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में पहुंचाना रहता है। तो उन लोग कैसे पहुंचाएंगे, उन लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंचाएंगे ना। अगर मान के चलिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं रहेगा तो क्या वो पहुंचा पाएंगे, जो सामान वहाँ ढेर बना है वही सड़ के मर गल जाएगा, उसका सामान जो प्रोडक्शन करेगी वो दूसरा देश में जा ही नहीं पाएगा। तो वो किसके माध्यम से जाता है दोस्तों, वो जाता है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो इस पर क्या करती है, जो वैश्वीकरण को एक संपूर्ण बनाने के लिए, मतलब वैश्वीकरण को पूरा करने के लिए एक जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, सामान को लोड करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, ताकि वो सामान उस दूसरे देश को भी पूर्ति हो सके। तो वैश्वीकरण को जो परिवहन एक प्रौद्योगिकी यानी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो आई होप ट्रांसपोर्ट जो आपका परिवहन प्रौद्योगिकी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझें, जैसे मान के चलिए भारत में एक कंपनी, कोई भी कंपनी मान के चलिए जो टाटा ग्रुप है, यानी जो टाटा प्रोडक्ट है, जो इसका एक ट्रक बनाई, ट्रक बन के पूरा रेडी हो गया। अब उस ट्रक को क्या करना है, दूसरे देशों पर या फिर महाद्वीपों पर पहुंचाना है। तो क्या समुद्र के माध्यम से हो, तो क्या जैसे जमीनी माध्यम से संभव तो नहीं हो पाता है, क्योंकि समुद्री सीमा हम लोग का ही यूजफुल होता है। समुद्र सीमा से ही हम लोग जितना सारा व्यापार करते हैं वो समुद्र सीमा से करते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें परिवहन चाहिए। परिवहन के बिना हम लोग एक जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो गाड़ी है, गाड़ी बना हुआ रेडी है, वो सबको हम पहुंचा पाएंगे, नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो इसी कारण क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है वैश्वीकरण को पूरा बनाने के लिए, यानी संभव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब बात करें हम लोग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सूचना यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस प्रकार भूमिका निभाती है, देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या होता है। देखिए जब आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास जानकारी होगी, तब ना जाके आप उस चीज़ का उत्पादन कर सकते हो। अगर मान के चलिए आप अनपढ़ हो और आपको बोल दिया जाए गाड़ी बनाइए, तो आप बना पाइएगा, कभी नहीं, कभी नहीं होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको नॉलेजेबल बनना चाहिए। आपको नॉलेजेबल बनना होगा तब जाके आप गाड़ी का निर्माण करेंगे। और जैसे आपको बांध के चलो उसमें होता है। और बात करें अब जो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो शिप होता है उसको चलाना होता है। तो उस शिप को चलाने के लिए क्या चाहिए, आपको नॉलेजेबल चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए। तो वो किसके होगा, किससे थ्रू होगा, वो होगा इन्फॉर्मेशन से, नॉलेज से। और इसमें और एक भूमिका निभाता है दोस्तों, कि मान के चलिए कोई एक देश से उस देश से, मान के चलिए आज जितना डेट है उस डेट में कोई सामान लेकर निकलना होता है, मतलब शिप में कंटेनर पर लोड होकर के उस सामान को निकलना होता है दूसरे महाद्वीप के लिए। तो उसको कैसे सूचना चलेगा, ऐसे थोड़े कि सब्जी मंडी में रूम में ले गया कि ले लो 10 रुपया किलो, 20 रुपया किलो भिंडी आलू, ऐसा बोलेगा। क्या वो सामान वैसा कर करके बेचेगा, नहीं। उन लोगों का पूरा सीधे बात किया हुआ रहता है कि इतना माल हम आपके देश में भेज रहे हैं। तो वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से होता है ना। वो फोन कर देता है कि फलना देश इस देश से इतना माल दूसरा देश पर भेजा रहा है। तो वो किस थ्रू होता है, वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू होता है, वो संचार के थ्रू होता है। टेक्नोलॉजी से टेलीफोन हो गया, फिर कंप्यूटर होगा, उस माध्यम से उसको डाटा कलेक्ट करके जो महाद्वीप या फिर जो देश पे भेजना रहता है उस देश को भेज दिया जाता है। तो वो किसके माध्यम से हो पाता है दोस्तों, वो होता है सूचना और संचार माध्यम से होता है। तो आप लोगों ने देखा कि जो सूचना और संचार है वो हमारे जो वैश्वीकरण है उसके लिए किस तरह भूमिका निभाती है। तो अगर आपको इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आप पूरे अच्छे से लिख के आइएगा। जो एग्जाम्पल हम आपको बताएं वो भी आप बता के आइएगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण, पहले हम लोग एक टर्म आया है जो उदारीकरण, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मान के चलिए कोई एक देश, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ क्या, उदार किसको हम लोग उदार किस व्यक्ति को कहते हैं, जो व्यक्ति बहुत ही भोला रहता है। जो व्यक्ति क्या करता है, मान के चलिए आप उस व्यक्ति को तार से मार भी दिए ना तो वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, माफ कर दीजिए कुछ नहीं। अब उसको गाली भी दीजिएगा तो वो भी कुछ नहीं बोलेगा, सॉरी सॉरी बोल के वो खुद पार हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं उसे, बहुत भोला है, हम लोग देहात के भाषा में वो बहुत उदार है। तो वही जो उदार होता है दोस्तों, वो क्या करता है, हर एक क्षेत्र में माफ कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो उदारीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, उदारीकरण का अर्थ होता है कि किसी देश द्वारा क्या करता है, किसी देश द्वारा क्या करता है, जो कर होता है यानी किसी देश द्वारा कर यानी टैक्स को माफ कर देना, या फिर उस देश में कोई भी कंपनी आने को अनुमति दे देना, वही उदारीकरण कहलाता है। जैसे बात करें हम लोग भारत सरकार क्या की है, उदारीकरण दे दी है, पहले नहीं दी थी, उसको हम आगे पढ़ेंगे। जो वैश्वीकरण का प्रभाव आखिर किस किस तरह से पड़ता है वो हम भारत में जब वैश्वीकरण पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे। क्या हुआ, किसी देश द्वारा
किसी कंपनी को अनुमति देने से, कर की अनुमति और उस देश में कंपनी बसाने की अनुमति देना ही क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो उदारीकरण को आपको समझ में आ गया। ये तो आप अगर सिंपल वर्ड में लिखेंगे तो। अब हम बात करें हम लोग उदारीकरण का परिभाषा। तो क्या है, सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। अर्थ क्या होता है उदारीकरण का, सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, उदारीकरण कहते हैं, क्या कह रहा है, यह है उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा क्या कह रहा है, अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाना ही उदारीकरण कहता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको बताया, जैसे कोई सरकार अगर किसी देश में, जैसे भारत है, भारत में अगर कोई कंपनी आना चाहती है और भारत सरकार को एक लेटर लिखेगी कि हम आपके देश पे जो जगह है, जो राज्य है, उसका नाम लिखेगी, हम उस देश पे कंपनी अपना बसाना चाहते हैं, तो भारत क्या करेगी, नहीं, ठीक है तो आप बसाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, आपको इतना % टैक्स लेंगे, इतना % टैक्स लेने के बावजूद हम लोग ट्रांसपोर्ट का टैक्स, हाँ, लोन फोन करके हम आपको इस कंपनी को बसाने के लिए अनुमति दे देते हैं, लेकिन बदले में हमको क्या चाहिए, इतना % टैक्स चाहिए। तो वही तो दोस्तों होता है, जितना सारा बाकी जो प्रतिबंध लगता है उस प्रतिबंध को हम हटा देते हैं, लेकिन जो टैक्स हम लोग प्रॉपर लेंगे, तो वही जो होता है दोस्तों, वही कहते हैं हम लोग उदारीकरण कहते हैं। तो उदारीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सरकार द्वारा क्या है, अवरोध और प्रतिबंधों की हटाने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वही कहलाती है उदारीकरण। तो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में उदारीकरण का अर्थ क्या होता है कि जो विदेशी व्यापार करने का मतलब दो देशों के बीच व्यापार, और विदेशी निवेश जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, कोई दूसरे देश में अगर निवेश करती है तो उस देश का सरकार क्या करता है, उस पर उदारीकरण कर देता है। मान के चलिए जो प्रतिबंध होता है उसको हटा देता है, और जो उसके ऊपर क्या होता है, और हम आपको पता है अवरोध होता है, मतलब जैसे सारे उसको कानून लगते हैं उस कानून को हटा देता है। तो वही जो प्रक्रिया होता है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। तो वही लिखा है विदेशी व्यापार, मतलब जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी दूसरे देश पर व्यापार करेगी, उस समय क्या होगा, उस देश पर अगर विदेशी व्यापार करेगी या फिर उस देश पर निवेश करेगी, व्यापार के साथ साथ क्या करेगी, निवेश का अर्थ क्या होता है, उस देश की कंपनी पर पैसा खर्च करेगी, तब क्या करेगा, उस देश, जिस देश पे वो निवेश करेगी, उस देश का जो सरकार है वो क्या करेगा, उदारीकरण कर देता है, मतलब उस जितना प्रतिबंध है उसको हटा देगा, और जितना अवरोध है, मतलब जितना बाधा आएगा, जो नियम कानून है उसको हटा देता है दोस्तों, और पर उतना जितना हो सके उतना टैक्स लेता है। या फिर कोई जैसे बात करें हम लोग दुबई में 0% टैक्स है दोस्तों, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। दुबई सरकार कहती है कि आप हमारे यहाँ आकर के कंपनी बसाइए दोस्तों, ठीक है। तो जिस पर इसी कारण तो दुबई इतना डेवलप हुआ है, इसके पीछे यही कारण है दोस्तों कि वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी का ऑफिस आप देखेंगे। तो उदारीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि कोई जो प्रदेश सरकार क्या है, अवरोध और प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप दोस्तों कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट जो वीडियो हमारे टॉपिक है वो क्या है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। क्या है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। देखिए दोस्तों, बात करें हम लोग वैश्वीकरण का प्रभाव, ये सारे जो पूरे चैप्टर को हम लोगों ने पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश किया, उसमें से हम लोगों ने देखा कि आखिर हम लोग बात करें भारत में तो वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर रहा है। तो देखें ना दोस्तों, इसका जो हम लोग सिंपल वर्ड समझें तो भारत में वैश्वीकरण से हम लोगों को लाभ ही हुआ है, ज़्यादातर लाभ ही हुआ है। आज से 15 वर्ष पहले क्या थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में एंट्री आई थी, जिसके थ्रू क्या कि भारत का जो डेवलपमेंट है वो हम लोगों को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जब हम लोग का दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, भारी उद्योग को लगाया गया, उस समय में हम लोगों को बहुत ही अच्छा विकास डेवलप करते हुए देखा दोस्तों। हम लोग का जो दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1900 कितना का होता है, 1960 तक होता है, 61 तक होता है। लेकिन उस समय हम लोगों ने क्या पर ध्यान दिया था, भारी उद्योग पर। और उद्योग कहने का मतलब प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दिया। तो जो ग्लोबलाइजेशन है मतलब वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण से हम लोगों को बहुत ही अच्छा, अगर मान सकते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा फायदामंद हुआ है, मतलब फायदा हुआ है दोस्तों। तो जो भारत में वैश्वीकरण का जो प्रभाव रहा है
वो आने वाले समय के लिए और भी बेहतर हो सकता है। और पिछले जो समय है दोस्तों उस पर भी भारत का जो वैश्वीकरण का प्रभाव रहा वो बहुत ही अच्छा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप ये जो हमारा चैप्टर है इसी पर हम लोग का चैप्टर पूरी अच्छे से खत्म हो जाता है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, इसका जो चैप्टर नंबर 5 होगा जो है उपभोक्ता अधिकार। तो मिलेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।